कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज का छठा भाग लेकर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। अभी तक आपने इसका विकास किस क्रम से इसका विकास हुआ ये आपने देखा। अब हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। तो पहला है आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को सूक्ष्म रूप से परख करना, अर्थात उसके गुण दोषों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करना, यानी उसमें जो निहित गुण है उनको भी देखना और जो उसमें कमियां हैं वह भी देखना। आलोचना को समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना लिखने वाला आलोचक कहलाता है। आलोचक का माने करने वाला, आलोचना लिखने वाला आलोचक कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक रहे हैं। शुक्ल जी ने साहित्य के सभी अंगों का सैद्धांतिक विवेचन किया और संपूर्ण साहित्य शास्त्र का निर्माण किया। अब आगे देखिए प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनाएं। अब ये पुस्तकों के नाम है, इन्हें आप कंठस्थ कीजिए क्योंकि इनसे आपके बहुत प्रश्न बनेंगे। आलोचक हैं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये आगे जिसकी उन्होंने आलोचना की। अब जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने लाला श्रीनिवास दास का संयोगता स्वयंवर नाटक की आलोचना की है। प्रताप नारायण मिश्र ने संगीत शाकुंतलम की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाट्य शास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श की। विश्व साहित्य की पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन, रूपक, रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी गोस्वामी, तुलसीदास, ये इनकी पुस्तकें हैं, इन पर अवश्य ध्यान दीजिए। अगला आपकी विधा में है निबंध। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक द्वारा सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद व सुव्यवस्थित व्याख्या की जाती है, यानी किसी विषय को लेकर उस पर पूरी तरह से प्रकाश डाला जाता है जिसके उसके बारे में पूरी सही से उचित जानकारी हो जाए। निबंध मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में तर्कपूर्ण मूल्यांकन, विश्लेषण यानी विवेचना, उस पर लिखना, छानबीन का आधिपत्य होता है। आधिपत्य यानी प्रमुखता होती है उसमें। इस प्रकार के निबंध विचारात्मक होते। ये विषय भी मुख्यतः दार्शनिक, मनोविज्ञान, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में अनुराग, हृदय तत्वों की प्रधानता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना है, क्योंकि भाव जो है वो हृदय का विषय है। वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का अवलोकन के आधार पर ललित, सरस तथा मधुर रूप में वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में आख्यानात्मकता का गुण समाहित होता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को सुसंबद्ध, तीक्ष्ण, हृदयग्राही तथा वर्गीकृत पहलू में प्रस्तुत किया जाता है। आत्मपरक निबंध। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक निबंध आत्मपरक होता है क्योंकि इसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप रहती है, उसमें उसके विचार और भावना अवश्य दिखाई देते हैं। इन निबंधों में निजता, आत्मीयता, वैयक्तिकता यानी व्यक्तिगत जैसी विशेषताएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। अब अगला आपका है प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती, ये उनके निबंधों के नाम हैं और ये निबंधकार के नाम हैं। तो इन्हें आप अवश्य कंठस्थ कीजिए। निबंधकार, निबंध संग्रह है। अब ये इधर का छोटा हुआ सूची में 2 नाम छोटे हैं वो यहाँ पर। अब अगला है आपका विधा में कहानी। तो कहानी विधा का विकास कुछ विद्वान 19वीं सदी तथा कुछ विद्वान 20वीं सदी से मानते हैं। ये विचारों में मतभेद है विद्वानों के। कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी प्रसंग का वर्णन करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी कलात्मक रूप से छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। कहानी निम्नलिखित विषयों में से किसी से भी संबंधित हो सकती है: ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, हास्य व्यंग्य, प्रधान, मनोवैज्ञानिक। ये इतने प्रकार की कहानियाँ हो सकती हैं।
कहानी में निम्नलिखित तथ्य होते हैं: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन यानी जो आपस में पात्र संवाद बातचीत करते हैं उसे कथोपकथन। संवाद वही बातचीत। देश काल वातावरण यानी जो कहानी लिखी जा रही है जिस पात्र पर आधारित है उसमें उस देश काल की परिस्थिति का भी वर्णन होता है। किस समस्या को लेकर लिखी जा रही है या लेखक क्या उसमें रखना चाहता है, इसे देश काल परिस्थिति अवश्य प्रभावित होती है। और भाषा शैली तथा उद्देश्य, और उसकी भाषा शैली कैसी है, जैसी लेखक की भाषा शैली होगी वैसी ही उस कहानी की होगी। और उसका उद्देश्य है, यानी उसका उद्देश्य क्या रखता है लेखक उसमें कहानी में, ये जो कहानी के जो पात्र रखे हैं उससे क्या कहना चाहता है, समाज को क्या संदेश देना चाहता है, ये लक्ष्य उसमें निर्धारित होता है। अब इसमें आगे प्रमुख कहानीकार तथा उनकी कहानियाँ, तो कहानीकार ये है और उनकी कहानियाँ ये हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से याद करिए, ये सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। अब अगला है उपन्यास। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है उप, समीप अथवा निकट, तथा न्यास रखना अर्थात समीप रखना। तो न्यास का अर्थ होता है समीप रखना, समीप तथा निकट। तो इस प्रकार से उपन्यास का क्या अर्थ हो गया, समीप रखना। किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद तथा निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। ये विशाल विषय के पात्र, कहानी उपन्यास कहानी की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, विस्तार लिए होता है। अब इधर आपके प्रमुख उपन्यासकार तथा उनके उपन्यास दिए गए। लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, स्वर्गीय कुसुम, बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, किशोरी लाल गोस्वामी, त्रिवेणी, लवंग लता, आदर्श कला, रजिया बेगम, तारा सुल्ताना, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कटोरा भर खून, हरिऔध, आधी खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये इनके उपन्यास हैं। इस प्रकार से आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका अगला भाग लेकर। ये श्रृंखला अभी आपकी चल रही है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अपने सुझाव अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।